धारा घनत्व, धारा घनत्व करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जे से, और हमने लिखा है कि जे एक वेक्टर राशि है, जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जे क्या है, जे किसके बराबर है, करंट बटे क्षेत्रफल, करंट बटे क्षेत्रफल। और करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। यह करंट डेंसिटी, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है और इसकी दिशा करंट के परपेंडिकुलर होती है, हमेशा करंट के परपेंडिकुलर है, यानी एरिया की तरफ। और उसके पहले एक और हम बात आपको बताना चाहते हैं कि करंट, आपसे पूछा जाए कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है। स्केलर माने अदिश और सदिश, क्या है ये, अदिश है या सदिश है, माने स्केलर है कि वेक्टर है। तो हम बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि लगता है कि करंट यानी धारा को हम एक तीर से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तो इसलिए ये शायद वेक्टर होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये वेक्टर नहीं है और स्केलर भी नहीं है। कैसे कि मान लिया ये करंट है आई, ये दो भाग में बट गई, ऐसे ऐसे दो भाग में बट गई, तो ये ऐसा नहीं है कि साधारण स्केलर की तरह से इसका जोड़ होगा, नहीं होगा, इसलिए ये स्केलर नहीं है। और फिर अगर हम इसकी दिशा ऐसे कर देते हैं तो हम देखेंगे कि ये वेक्टर के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसलिए वेक्टर भी नहीं है। तो करंट न स्केलर है न वेक्टर है। हो सकता है आपके कोर्स में न हो, लेकिन इतना स्पष्ट रहना चाहिए कि न तो करंट स्केलर है न तो वेक्टर है, बल्कि एक तीसरा टर्म आता है, इसको कहते हैं टेंसर। तो करंट क्या है, टेंसर है। तो टेंसर वो है जो न तो स्केलर जैसा है न तो वेक्टर जैसा है। तो करंट हमारे लिए टेंसर है, लेकिन ये जे क्या है, ये वेक्टर है। तो इसलिए हमने इसको दिखाया वेक्टर की तरह से, ये इसका परिमाण है, माने मॉड जे। हम ओम्स लॉ के हिसाब से जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, और आर की जगह पर यहां से जो वैल्यू हमने अभी देखा था, निकाला था, उसको रख दिया, तो I बाई ए रो एल ये, और जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो E इंटू एल के बराबर होगा। E क्या है, क्षेत्र है, क्षेत्र की तीव्रता है। हमने एल खत्म हुआ, E इक्वल टू 0 जे रो, ये स्केलर के रूप में है, लेकिन हमको मालूम है कि ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसलिए हम इसको वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं। इसलिए ये एक हमारे पास जो E और J का संबंध स्थापित करता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे रूप में कि E1 बाई रो इज इक्वल टू J, या ऐसे लिख सकते हैं कि J इज इक्वल टू 1 बाई रो E। 1 बाई रो को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, सिग्मा E। ये सिग्मा क्या है, ये प्रतिरोधकता का उल्टा है, प्रतिरोधकता का उल्टा, एकदम उल्टा है इसका। 1 बाई रो को हमने लिख दिया सिग्मा, ये प्रतिरोधकता का उल्टा है, इसका उल्टा है, और इसको हम लोग कहते हैं चालकता। इसको कहते थे प्रतिरोधकता, इसको क्या कहेंगे, चालकता। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसके उल्टा, जो इसकी यूनिट है इसके उल्टा। अगर आपको इसकी यूनिट याद है तो इसका उल्टा कर लीजिए, तो वो है इस सिग्मा की यूनिट, तो जे इज सिग्मा ई। जैसे हम फील्ड बढ़ाएंगे तो करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, और ये निर्भर भी करेगा इसके ऊपर, और वो क्या है, चालकता। इसीलिए हम किसी भी धातु को या किसी भी चालक को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि इसकी चालकता कितनी है। अगर चालकता ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगी, अगर चालकता कम है तो कम फ्लो होगी। और चालकता और ये, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं या देखेंगे कि जो ही हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी चालक के क्रॉस लगाया
तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलना शुरू कर देते हैं और उसमें उसका जो ड्रिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मिलता है, तो वो जो ड्रिफ्ट है वो कैसे होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उसके पहले हमने ये बताया था कि जितने भी अणु हैं किसी भी मटेरियल में, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मनमाना ढंग से घूमते हैं, कभी इधर कभी उधर, कोई यहाँ से गया इधर चला उधर चला, तो इसका एवरेज मान लीजिए ith इलेक्ट्रॉन है, ith, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ith इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए v, i का मतलब क्या है, ith, पहला दूसरा तीसरा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 2 3 से लगाए n एवोगैड्रो नंबर तक हो सकता है अगर एक खास एरिया में ले या वॉल्यूम में ले रहा है। तो ये हर दिशा में है, vi का वैल्यू क्या है, इधर 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 हर दिशा में है, तो इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज vi का एवरेज कितना होगा, अगर हम इसको लिखें एवरेज, इसका एवरेज कितना होना चाहिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि यह हर दिशाओं में है इसलिए इसका एवरेज 0। इस एवरेज को हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा vi, i कहां से कहां तक है, 1 to n, और इसमें n से भाग देते हैं, ये इसका vi एवरेज है, यही है vi एवरेज, क्यों कि ये है vi टोटल vi, v1 v2 v3 v4 और सब में n से भाग दे दिया, तो ये इसके बराबर हो गया, इसका वैल्यू कितना आएगा 0। तो ये उस समय की स्थिति है जब इस पर कोई फील्ड, और ये चालक है कि मैंने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड कितना है, 0 है, इसलिए टोटल देखा जाए कि इस मटेरियल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0, इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 0। ठीक है, अब इसमें अगर हमने एक फील्ड, यही है, इसमें एक फील्ड E है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होगा, इसके उल्टा चलना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके उल्टा चलना शुरू कर देंगे, और जो E हमने दिया है ये किसी सेल के कारण दिया है, कोई सेल है, तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू होगा, इसमें करंट फ्लो करना शुरू होगा, एक I करंट फ्लो होगी, इधर से जाके ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन की दिशा के उल्टा, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की दिशा के उल्टा, लेकिन जो चलने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन है। कभी मत सोचिएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज भी चलता है, कभी नहीं चलता है, केवल चलेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ट्रेडिशन है कि इसके उल्टी दिशा को हम लोग करंट की दिशा या धारा की दिशा करते हैं। ठीक, अब ये देखना है कि अब तक तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि एवरेज वेलोसिटी था 0, लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक खास दिशा में, एक दिशा में, इसमें मनमाना चल रहे थे, इसमें इधर चलने लगे, एक दिशा में सभी इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इधर एक ही दिशा में चलना शुरू हो गया, तो हमने देखा कि करंट उत्पन्न होगा, किसके कारण, E के कारण। तो E क्या कर रहा है, इस आवेश के ऊपर एक बल लगा रहा है, फोर्स, और वो फोर्स किसके बराबर हो रहा है, फोर्स कितना है, E इंटू ये फोर्स है, और ith इलेक्ट्रॉन फिर अगर हम लेते हैं तो ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी थी, एवरेज 0, तो उसका vi है। अब इस ith इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो इस ith इलेक्ट्रॉन पर भी इतना फोर्स काम कर रहा है और सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स काम करेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी पहले थी vi, अब जो दूसरी हो जाएगी, अब मान लीजिए हो गई ith इलेक्ट्रॉन का अब वेलोसिटी कब, जब हमने फील्ड लगा दिया और इलेक्ट्रॉन्स एक खास दिशा में चलना शुरू कर दिए, डिसिप्लिन होकर चलना शुरू कर दिए, तो न्यूटन का नियम लगाइए, V = U + AT, तो U क्या है, ये शुरू वाला, प्लस A कितना है, A कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाई m, फोर्स कितना है, E बटे m, E बटे, तो यहाँ रख दें हम E बाई, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस होगा,
तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर इसका हम एवरेज निकालें। ये तो IF के लिए है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के, इसका एवरेज निकालें, इसका औसत निकालें, औसत निकालें। तो औसत निकालेंगे तो क्या होगा, BI का औसत, BI का औसत है, मान लीजिए BI औसत को हम ऐसे लिखते हैं, एवरेज BI, इसका औसत कितना होगा हम लोग निकाल चुके हैं, 0 के बराबर होगा, ये होगा 0 प्लस और ये एवरेज वेलोसिटी किसका है, पूरे का, पूरे इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, अभी ये एवरेज के लिए है, ये वेक्टर नहीं है, VT, और इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कितना एक टाइम लगा, T, V इक्वल टू U प्लस A इंटू T। तो VT कितना हो गया, V M इंटू T। ये टाइम कितना है, एक कोलिजन अभी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां था, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये यहां जाते जाते, तो ये जो समय है यहां से यहां तक कैसे जा रहा है, स्वतंत्र रूप से जा रहा है, फ्रीली गया। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, या इसको कहते हैं स्वतंत्र समय, रिलैक्सेशन टाइम, या आराम करता है। ये आराम, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहे हैं वो किसी न किसी से हमेशा टकरा रहे हैं। तो दो टकरानों के बीच का जो समय है उसको हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्स करता है, इस टाइम को हम लोग लिखते हैं टाउ। और ये टाउ जो है, टाउ जो पढ़ेंगे हम लोग टाउ, तो ये टाउ वह समय है जो स्वतंत्र रूप से दो कोलिजन के बीच में होता है। मतलब एक कोलिजन यहाँ हुआ, फिर दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ, तो इसके बीच का जो समय है उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, या स्वतंत्र समय, या विश्राम समय भी बहुत जगह है। तो इस समय को हम लोग, ये इस T एवरेज का मतलब है टाउ। तो हम चाहे तो इसको लिख लेंगे टाउ समझ में आना चाहिए कि, और जो मनमाना दिशा हो जा रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो इसी वजह से है कि कोलिजन होता था। जो ही यहाँ से यहाँ फिर इसकी दिशा बदल गई, फिर इधर हो गया, उधर रैंडम डायरेक्शन हो गया, मनमाना दिशा। इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितना आता था, 0। लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी 0 न होकर के कुछ इसका वैल्यू हो गया, और ये है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया, इसमें चाहे तो हम माइनस साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन इस माइनस साइन का कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि हम बाद में भी हमेशा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई, यह ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं है, ये पूरे के पूरे इस सिस्टम में या इस पदार्थ में, इस चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इस स्पीड से चलना शुरू हो गए। और ये एवरेज है, इसका कुछ वैल्यू है अदर देन 0 के अलावा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये करंट स्थापित हो गई, और उस करंट का मान हम लोगों ने लिखा ही है पहले, I है। तो ये I करंट पैदा करेगा। क्यों कि सभी इलेक्ट्रॉन सब एक दिशा में चलना शुरू कर दिए हैं, और उस स्पीड को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वजह से करंट। अब हम लोग एक चालक ऐसा लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेगा, डेल्टा टी समय मान यहाँ से पूरी दूरी होगी,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ है ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, पूरा वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम का मतलब आयतन, ये पूरे का वॉल्यूम कितना हो गया, ये एरिया है, ये लंबाई है। तो लंबाई इंटू एरिया, एरिया कितना है बी डी डेल्टा टी। हम एक डेल्टा टी समय ले लेना है, जिससे ए इंटू बी डी डेल्टा। अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है एन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इकाई आयतन में इतने, इकाई आयतन में किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। पूरा वॉल्यूम कितना है, इतना है, और ये n क्या है, इकाई आयतन में है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n इंटू वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गया n a v g डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम लोग बाद में टी भी लिखते हैं। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो आवेश कितना हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ई है, तो ई से गुणा कर देंगे, माइनस में ये आवेश। ये पूरा आवेश कितनी देर में, यानी कितने समय में यहां से यहां तक जाता है, डेल्टा टी समय, डेल्टा टाइम। तो करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, करंट हमको मालूम है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा। और ऑब्वियसली जबकि डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, बहुत ही छोटा है, तो हम लोग अभी इसको भूल जाते हैं। तो ये किसके बराबर है, ई एन ए वी डी डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, ई एन ए वी, ये क्या है आई। ये एक हम लोगों के पास अच्छा रिलेशन आ गया कि करंट इज इक्वल टू ई एन ए वी। और आई किसके बराबर होता है, जे इंटू। तो फिर जे हम निकालें कितना है, आई बाई जे कितना हो गया,